प्रिय मित्रों, एक पाठक ने मुझे 2-3 बार रिक्वेस्ट किया है कि मैं सैडिज्म पर अपने विचार व्यक्त करूं। मुझे भी विषय थोड़ा ये आज के समय में, जहाँ पर आज हमारा एथिकल जो स्टैंडर्ड है, ये मापदंड है, वो बड़ी तेजी से बदल रहा है। तो मुझे लगा कि इस विषय पे, इस नए परिप्रेक्ष्य में मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि सैडिज्म या सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, जिससे कि आप उसको समय रहते डील कर सकें या कम से कम आप उससे होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा सकें और ऐसे व्यक्तियों को अवॉइड कर सकें। सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की पहले बात करेंगे, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि यह वह व्यवहार है जो व्यक्ति को एक सैडिस्टिक, क्रूअल बिहेवियर के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहन देता है और उनको आनंद देता है। ये लोग अक्सर दूसरों के व्यवहार को कंट्रोल करने की इच्छा रखते हैं और यह इच्छा बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा माना जाता है कि इसको प्राप्त करने के लिए, इस कंट्रोल को प्राप्त करने के लिए या सैडिस्टिक उत्पीड़न करने के लिए वे अक्सर 2 तरह के तरीके उपयोग में लाते हैं। एक शारीरिक या फिजिकल और दूसरा इमोशनल। शारीरिक हिंसा और इमोशनल हिंसा दोनों एक जैसी होती हैं। इनका व्यक्ति पर दुष्प्रभाव एक सा ही पड़ता है। कभी कभार जो इमोशनल वायलेंस है, जो मानसिक हिंसा है, वह ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो जाती है। जो सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, उसको 1986 में पहली दफ़ा DSM-2-R में डाला गया और तभी इसकी पहली डेफिनेशन या परिभाषा या इसको परिभाषित किया गया। लेकिन उसके तुरंत बाद DSM 3, 4 और 5 में इसको DSM क्लासिफिकेशन से निकाल दिया गया। इसका कारण शायद यह रहा
कि अगर इसको एज ए साइकेट्रिक डिसऑर्डर हम मान लेते हैं तो यह पूरी संभावना बनती है कि वह व्यक्ति अपने दुष्कर्मों से किसी न किसी कानून के अंतर्गत कोर्ट से, न्यायालय से कम सजा की या सजा न हो, मुझे ट्रीटमेंट के लिए सबमिट किया जाए, भेजा जाए, इस तरह की प्रार्थना कर सकता है और वो एक अच्छे वकील की मदद से वह अपने दुष्कर्म से छुटकारा भी पा सकता है। शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए साइकेट्रिस्ट ने इनको DSM-2R के बाद आगे आने वाले DSM क्लासिफिकेशन में से निकाल दिया। सो अब एक ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की लिस्ट में नहीं है, DSM-5 में, जो कि एक डायग्नोस्टिक और स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया होता है फॉर मेंटल डिसऑर्डर, उसी को DSM कहते हैं। और वो समय समय पर रिवाइज होता रहता है। उसमें बहुत से दोषों को कभी डाला जाता है, कभी निकाल दिया जाता है। सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, कानूनी परिस्थितियों को देखते हुए और साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल परिस्थितियों को देखते हुए इसमें जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनको डाला जाता है और निकाला जाता है। यह समय समय पर चलता रहता है। जो सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसको शॉर्ट में लोग SPD कहते हैं, यह एक ईगोसेंट्रिक दशा है, सैडिस्टिक बिहेवियर है, जो अपने आप में एक विकृति है, मानसिक विकृति है, परवेजीव है, मानसिक विकृत है, परवर्जन है। और इसका प्रेजेंटेशन या व्यक्ति इससे जो सफ़र कर रहा होता है वह बार बार समय समय पर आक्रामक और निष्ठुर व्यवहार से ग्रसित होता रहता है। ऐसा व्यवहार वो बार बार लोगों के साथ में करता रहता है और इस व्यवहार के दौरान वह हिंसा का भी उपयोग कर सकता है, अग्रेशन का उपयोग भी कर सकता है और उसका जो उद्देश्य रहता है वह यह होता है कि वह दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमा सके, उनको अपने कंट्रोल में ला सके या फिर उन पे डोमिनेंस करके, अपना प्रभुत्व जमा करके या उसको अपने कंट्रोल में ला करके वह उसको अपनी इच्छा अनुसार हिंसा या अग्रेशन द्वारा चला सके। यह उसको आनंद देता है। अगर कोई व्यक्ति मना करता है उसके प्रभुत्व को मानने के लिए, तो वो अपना जो हिंसा है या मानसिक हिंसा है, इमोशनल अग्रेशन है, उसको बढ़ाता जाता है जब तक वो व्यक्ति उसके सामने सबमिट नहीं हो जाता। कुछ सैडिस्ट लोग वर्बल, शाब्दिक और कुछ इमोशनल का उपयोग ज़्यादा करते हैं, यानी कि मानसिक दबाव
और शाब्दिक दबाव का ज़्यादा उपयोग करते हैं बजाय शारीरिक हिंसा के या शारीरिक दबाव के। वो एक उद्देश्य के साथ में ऐसा मैनिपुलेशन करते हैं कि दूसरे व्यक्ति में या तो डर बैठा दें अपना। आपने देखा होगा गुंडे लोग, वो दूसरों में अपना डर बैठाना चाहते हैं या फिर उनको शर्मसार करते हैं या उनको अपने आप से, अपने आप की नजरों में गिराने का, जिसे ह्यूमिलेशन कहते हैं, अपनी खुद में नजरों में गिराने का प्रयास उनका जारी रहता है दूसरे लोगों के लिए। अपनी प्रभुसत्ता और दूसरों को नीचे गिराने के लिए मानसिक रूप से वो अपने आप को निकृष्ट समझें, कम समझें, उसके सामने इस तरह की परिस्थितियां वो जानबूझकर एक उद्देश्य के साथ विभिन्न प्रकार के मैनिपुलेशन यूज करके भिन्न प्रकार की स्थितियां क्रिएट करके वह ऐसी स्थिति क्रिएट करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। कुछ इनमें से सडिस्ट लोगों में से दूसरों को जो शारीरिक कष्ट है वो नहीं करते, नहीं, जो शारीरिक कष्ट, जो एब्यूज पार्ट है, यानी कि जो गाली गलौच है, असम्मान है, गलत शब्द यूज करना है, यानी कि शाब्दिक जो वोकेबुलरी है उसका उपयोग नहीं करते, बल्कि उसके बजाय वो हमेशा वायलेंस, शारीरिक कष्ट देने में विश्वास करते हैं, शारीरिक रूप से परेशान करने में विश्वास करते हैं। वो बातों से या शब्दों से आपको आहत नहीं करेंगे, वो आपको शारीरिक रूप से आहत करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग उनमें से इस तरह के होते हैं। अक्सर सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आदमियों में ज़्यादा होता है बजाय औरतों के, पर औरतों में भी होता है। ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होता, लेकिन आदमियों में इसकी जो इंसिडेंस है वह ज़्यादा पाई गई है। अक्सर यह कॉमोर्बिडिटी की तरह पर अपने आप को प्रकट करता है, जिसमें अक्सर यह किसी न किसी दूसरे प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ में एसोसिएटेड रहता है। मतलब इस कहने का अर्थ यह है कि सैडिज्म अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी बहुत कम होता है। ज़्यादातर सैडिज्म से सफ़र करने वाले लोगों के अंदर किसी दूसरी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी अंश होता है, उसकी एसोसिएशन में होता है, उसके साथ में होता है। वह मैं आगे थोड़ा आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। ज़्यादातर यह साइकोपैथ या सोशियोपैथ्स होते हैं, उनमें एक सिम्टम्स के रूप में प्रेजेंट होता है। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर में भी यह अक्सर सैडिज्म पाया जाता है। जो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर खास करके जब एडिक्ट हो जाते हैं तो उनमें भी ये सैडिज्म साथ में एसोसिएट हो जाता है। साइकोपैथ सोशियोपैथ्स में तो होता ही है। हर सोशियोपैथ और साइकोपैथ वो सैडिस्ट भी साथ में होगा। सो अक्सर सैडिज्म जो है वो दूसरी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के साथ में एज ए सिम्टम उनका अपने आप को प्रेजेंट करता है। तीसरा, जितने भी कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं, व्यवहार के डिसऑर्डर होते हैं, उनमें भी ये अक्सर एसोसिएटेड होता है।
सोमेटिक डिसऑर्डर्स में पर्टिकुलरली जो सेक्सुअल नेचर के सोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं, सोमेटिक मीन शरीर संबंधी जो डिसऑर्डर है, और इसमें जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है उनमें भी यह एक विशेष प्रकार से अपने आप को प्रकट करता है। अब हम आते हैं कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि DSM-3R में सैडिज्म को या सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डाला गया और इसको उसमें इस तरह से परिभाषित किया गया कि यह वह विकृति का पैटर्न है जो दूसरों को कष्टदायक और निष्ठुर व्यवहार देता है एवं इसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है। वो बचपन से ही क्लास में दूसरे बच्चों को बुली करना, उनको परेशान करना, तंग करना, और यह बार बार उसमें दिखाई देता है। मुझे भी अपने बचपन के दोस्त की एक की याद आती है जो शरीर में मेरे से काफ़ी हृष्ट-पुष्ट था और वह मैं स्कूल से घर आते वक्त एक सुनसान गली में अक्सर कहीं से आ टपकता था और मुझे धमकाने की कोशिश करता था। वो शारीरिक कष्ट भी देता था कई बार, और वो उस वक्त बहुत ही आनंदित और अपने आप को खुश महसूस होता था। यह मेरी 6ठी क्लास का एक बच्चे के साथ में एक्सपीरियंस है। निश्चित रूप से यह बच्चा बड़ा होकर के सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित हुआ होगा। उसके बाद मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कुछ बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन में यह बचपन का व्यवहार फिर एडल्ट हो जाने पे, जवान होने पे कंटिन्यू करता है, और अब जब वो जवान हो गया, एडल्ट हो गया, तो वो फिजिकल शारीरिक कष्ट जो है या वायलेंस जो है, दूसरों पे डोमिनेट करने का, दूसरों पे अपनी प्रभुत्व जमाने के लिए शुरू कर देता है। और उसका उद्देश्य केवल मात्र दूसरे की चोरी करना या उसके बस्ते में से कुछ निकाल लेना या उसका कुछ छीन लेना, पेन या स्लेट या कुछ जो भी बच्चों के काम की चीज़ें होती हैं, वहीं तक सीमित वो उद्देश्य नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है अपने आप को आनंद देना। उसको दूसरे बच्चे को टॉर्चर देके, कष्ट देके, शारीरिक और मानसिक कष्ट दे करके उसको आनंद आता है। वो ये कोई काम उससे कोई चीज़ छीनने के लिए, कोई किताब छीनने के लिए या पेन, पेंसिल या स्लेट या कोई और उपयोगी चीज़ छीनने के लिए नहीं करता, बल्कि सिर्फ अपने आनंद के लिए करता है। उसको इसमें मज़ा आता है। ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। कभी कभार कोई बच्चा उसके पास कोई चीज़ नहीं है, वो आपसे छीनने के लिए अपने फिजिकल फोर्स को, अपने शारीरिक ताकत का उपयोग कर सकता है, लेकिन यहाँ उसका उद्देश्य आपसे कुछ छीनना नहीं है, आपको परेशान करके, आपको कष्ट दे करके आनंद लेना है। और इसके लिए वह दूसरों को ह्यूमिलेट कर सकता है, यानी कि अपनी नजरों में गिराने का प्रयास कर सकता है। उसको महत्वहीन होने का एक फीलिंग दे सकता है।
खास करके ये दूसरों को ह्यूमिलेट करना या डिमीन करना जिसको कहते हैं, यानी कि उसको शर्मसार करना या उसको मैं कुछ नहीं हूं इस तरह का एहसास देना, डिमीन करना, उसके अस्तित्व को नकारना, यह हमेशा वो दूसरे लोगों की प्रेजेंस में करेगा, दूसरे लोग जब होंगे उनके सामने करेगा, तब उसको अत्यधिक आनंद आता है, तब वो इसको अत्यधिक एंजॉय करता है, क्योंकि उसकी प्रभु सत्ता का डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, वो दूसरे लोगों को दिखा रहा है और उस बात से वो आनंद उठा रहा है। वह अगर मॉनिटर बन जाता है क्लास में तो दूसरों को डिसिप्लिन करने में बहुत ज़्यादा आनंदित होगा, और अक्सर वो बहुत ही क्रूअल, बहुत ही हार्श, डिफिकल्ट जिसे कहते हैं, मॉनिटर सिद्ध होता है। वो डिसिप्लिन के नाम पे दूसरों को कष्ट देगा, शाब्दिक और शारीरिक दोनों। अगर वो मॉनिटर है या कमांडिंग पोजीशन में क्लास में आ जाता है तो उसको बहुत मजा और आनंद और खुशी होती है दूसरों का साइकोलॉजिकल, मानसिक या शारीरिक दुख देख करके। यहां तक कि जानवरों के साथ भी उसको दुख देके, दोनों तरह का, पशुओं में भी मानसिक दुख होता है। आप खाना उनको नहीं खिलाओ, खाना दिखाते रहो, दो मत, वो खाने पे आएगा आप उसको हटा लो, ये उसको एक मानसिक दुख आप दे रहे हैं। शारीरिक दुख, पीटना करना और तरह से गले में बहुत टाइट रस्सी बांध देना और अन्य प्रकार के कई तरह के शारीरिक कष्ट देने के तरीके होते हैं, और उनमें इन सब में आनंद आता है। वो अपने पेट्स का या जानवरों को कष्ट देख करके आनंदित होते हैं, उसको अम्यूज करते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। वो दूसरे का नुकसान करने के लिए या दूसरे को दर्द पहुंचाने के लिए किसी भी सीमा तक झूठ बोल सकते हैं। उनका ऑब्जेक्ट होता है दूसरे को नुकसान पहुंचाना, और उस नुकसान पहुंचाने के लिए वो आपसे या दूसरे से या तीसरे से, किसी से भी, कोई भी बड़े से बड़ा झूठ बोल सकते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, वह काम करवाना दूसरों से जो वो करवाना चाहते हैं, चाहे वो डर से संभव हो या डरा करके किया जाए या उनको टेरर दिखा के किया जाए, कोई हथियार या किसी तरह का वेपन दिखा करके उनको डराया जाए। किसी भी तरीके से उनका उद्देश्य यही रहता है कि दूसरा आदमी डर जाए उनसे। तरीका चाहे उसके लिए कुछ भी हो, वह दूसरों के अधिकारों का हनन करना चाहता है, उनकी स्वातंत्र्य को, ऑटोनॉमी को वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, उस पर कंट्रोल करना चाहता है। वह व्यक्ति या औरत अपने जो खास रिश्ते में लोग हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, देवर है, और जो परिवार के सदस्य जन हैं, उन सब को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। वो अपनी ही बात उन सब पे थोपने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर पति है तो वो अपनी पत्नी को कहीं अकेले नहीं जाने देगा, साथ में सर्वेंट भेज देगा, कोई बच्चा भेजेगा, कोई कुछ करेगा, उसको अकेले जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि इससे उसके अधिकार का हनन हो रहा है और उससे उसको आनंद मिल रहा है।
टीनेजर घर में डॉक्टर है, अब वो अकेला बाहर जाने तो नहीं जाने देगा, ज़बरदस्ती छोटे भाई को साथ में भेजेगा, या कोई चाचा है, छोटे चाचा हैं तो उनको भेजेगा। यानी कि वो उसके अपने अधिकारों का, स्वातंत्र का पूर्ण उपयोग नहीं करना चाहता, वो उनको वही सब करवाना चाहता है वो जो चाहता है, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। हर बात उसी की मानी जानी चाहिए परिवार में, उसी के हिसाब से सबको मिलना चाहिए, और उसको करने के लिए वही उसको आनंदित करेगा, और उस आनंद को लेने के लिए वो किसी सीमा तक भी जा सकता है, मानसिक शारीरिक कष्ट कुछ भी वो क्रिएट कर सकता है अपने परिवारजनों पर भी। हमेशा अगर कहीं पे कोई दुर्घटना हो रही है, कहीं पे कोई हिंसा हो रही है, कहीं पे कोई हथियार लेकर के आ गया है, किसी को चोट लग गई है, या किसी की लड़ाई हो गई है, कहीं पे पब्लिकली किसी को टॉर्चर किया जा रहा है, तो वह व्यक्ति सबसे पहले वहाँ पहुँचेगा। आपने देखा होगा यूरोपियन फिल्म में अक्सर जब पब्लिक पनिशमेंट हुआ करते थे तो कुछ लोग बहुत नज़दीकी से देखने के लिए प्रयास करते हैं, वो सब सैडिस्टिक लोग हैं। उनको वह सब देख करके, वह पनिशमेंट देख करके, इवन डेथ सेंटेंस दे करके वो बहुत आनंदित होते हैं, उनको एक अलग ही प्रकार का सुख मिलता है। कैसे विडंबना है, दूसरों के टॉर्चर इंजरीज पे उनको आनंद मिलता है। ये व्यवहार उनका जो है, खास करके एक दूसरी प्रकार की, जो मैंने जैसे पहले बात की सोमेटिक की, सोमेटिक होता है शारीरिक, तो उसमें सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर जो है वह भी अक्सर सैडिज्म के साथ में प्रेजेंट हो सकता है, या अपने आप में एक अलग एंटिटी भी हो सकता है। दोनों तरह से है। एक सैडिस्ट जो है वो भी सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर से सफ़र कर सकता है, और एक अपने आप में अलग से एक एंटिटी भी हो सकती है। और इसमें व्यक्ति को सेक्सुअल एक्टिविटी में आनंद नहीं आता, बल्कि वह एक ऐसे व्यवहार को क्रिएट करता है अपने अपोजिट पार्टनर के साथ में। मेल है, अक्सर मेल में ही होता है, फीमेल में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो उसको अपने जो अपोजिट पार्टनर है उसको कष्ट देख करके, दुख दे के, पेन दे करके, जितना अधिक उसको पेनफुल कंडीशन में वो डालेगा उतना ही उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा। अब इसमें फ़र्क ये है कि इसमें उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। सैडिस्टिक सेक्सुअल डिसऑर्डर में उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है पेन इन्फिल्ट करके अपोजिट सेक्स के ऊपर। और ऐसे बहुत से लोग, लेडीज अवेलेबल हो जाती है जो इस पेन को सहन करते हैं, और वो ये बीटिंग भी हो सकती है, चाबुक भी हो सकती है, खरोंचे भी हो सकती हैं, कई तरह के इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन वो अपने ईजाद करते हैं जिनसे पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं वो अपने अपोजिट पार्टनर पे, और उससे उनको आनंद, सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ पे सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिल रहा ऑर्डिनरी सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, उसको आनंद मिल रहा है, जनरल आनंद मिलता है, पर यहाँ पे उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। यह दोनों में डिफरेंस है, सैडिस्टिक सेक्सुअल डिसऑर्डर और सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। अब जरा हम टाइप्स पे आ जाते हैं कि कितने तरह के सैडिज्म होते हैं। तो पहला तो होता है स्पाइनलेस सैडिज्म,
और जैसे मैंने कहा कि हर तरह का सैडिज्म किसी न किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होता है, तो यह अक्सर अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ में होता है, उसका इसके साथ एसोसिएशन होता है। ये वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं, अपने आप को बोगस फील करते हैं, वो बहुत ही डरपोक होते हैं, लेकिन बहुत जहरीले, बहुत डरपोक होंगे, बहुत बोगस होंगे, अपने आप को हमेशा असुरक्षित समझते हैं, लेकिन बहुत ही अधिक जहरीले होते हैं। वो खुद भी डरते हैं, काउंटर क्रूएलिटी से बहुत डरते हैं, काउंटरफोबिक का काम करती है क्रूएलिटी, उनके ऊपर काउंटरफोबिक का काम करती है, यानी कि आप उनको बस में कर सकते हैं फिजिकल, आपके अपने फिजिकल थ्रेट से, क्योंकि वस्तुतः वो बहुत ही एक कमजोर, अक्सर ये लोग खुद नहीं किसी काम में इन्वॉल्व होते, ये स्पाइनलेस जो है ये खुद कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं, वो अवॉइडेंट पर्सनालिटी की तरह हैं जो हर सिचुएशन को अवॉइड करता है। उसको हेडोडिपामेटिव बनाओ तो मना कर देगा, अगर गवर्नमेंट सर्विस में है, कहीं काम कर रहा है, तो उसको हेडोडिपामेटिव बनाओ तो वो उसके लिए मना कर देगा, मैं नहीं बनना चाहता। अवॉइडेंट पर्सनालिटी है, स्पाइनलेस है, लेकिन है वेनमस, जहर बहुत है, बहुत जहरीला है। तो वो क्या करता है, अपने जहर को इफेक्टिव करने के लिए वह दूसरों का साथ लेता है। अक्सर ये लोग किसी ग्रुप में रहेंगे, 2-3 लोगों का ग्रुप बना के रहेंगे और उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, या कोई सैडिस्टिक व्यक्ति है तो उसका सपोर्ट करेंगे। और अगर 3 लोग बदमाश लोग हैं किसी एक जगह पे, किसी संस्था में, जैसे मान लो वो काम कर रहे हैं और वहाँ पे 3 लोग सैडिस्टिक हैं, मतलब उनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दूसरे भी है, सैडिज्म हमेशा किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पार्ट होता है, उसका एक सिम्टम बन के प्रेजेंट करता है। तो ये जो अवॉइडेंट वाला जो है उसमें खुद में तो ताकत है नहीं, वो तो स्पाइनलेस है, तो वो लोगों को ढूंढता है, ग्रुप को, या तो ग्रुप सपोर्ट लेगा या ग्रुप को सपोर्ट देगा। आप देखेंगे कि जब भी कभी बात होगी सही या गलत की, वो हमेशा गलत लोगों के साथ खड़ा होगा। जहां भी कुछ ग्रुप बना के लोग किसी दूसरे को ट्रबल देना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं, कष्ट देना चाहते हैं, उसको गिराना चाहते हैं, ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, यह व्यक्ति उनके सपोर्ट में खड़ा होगा, यह उनका सपोर्ट करता हुआ मिल जाएगा। और उनको किसी भी तरह के आर्गुमेंट देने पे वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा, वह उन्हीं का साथ देगा, नहीं इस बात में सही तरीके से कभी पश्चाताप करेगा। एक रनिंग रेफरेंस अलग होती है, नहीं उसको इस चीज़ से पश्चाताप होता है, क्योंकि उससे उसको वही आनंद मिलता है जो बाकी सर्विस से मिल रहा है। वो दूसरों की दशा देख करके बहुत ही बनी मन में खुश होता है, लेकिन उसमें खुद में हिम्मत नहीं है, वो अवॉइडेंट पर्सनालिटी से सफ़र कर रहा है, इसलिए हमेशा वो दूसरे लोगों का, दूसरे ग्रुप का साथ लेता है और हमेशा गलत लोगों के साथ में सपोर्ट में खड़ा रहता है। दूसरा आता है टायरेनिकल। अब टायरेनिकल जो है वो नेगेटिविस्टिक पर्सनालिटी के अंतर्गत जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, उनमें ज़्यादातर उनमें होता है, उनके साथ होता है। ये टायरेनिकल लोग क्या करते हैं, ये दूसरों को डराने का, धमकाने का और दूसरों पे एक्यूजेशन लगाने का डिस्ट्रक्टिव नेचर के लोग होते हैं। वो इंटेंशनली लोगों के साथ इनह्यूमन बिहेवियर करेंगे, उनमें दया ममता कुछ नहीं होती,
और बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग होते हैं, गाली गलौज देने वाले, अपशब्द बोलने वाले, दूसरे का अपमान करने वाले, कहीं भी कुछ उनके बारे में बोल देने वाले, उससे कुछ भी बुलवा लीजिए, टीवी पे भेज दीजिए उनको, किसी को गाली दिखानी है, कुछ कुछ कर रहा है, जाके शौक से बोलेंगे, बड़ा आनंद लेंगे उसमें से। तो ये लोग भी अक्सर दूसरे लोगों के साथ मिलकर के और दूसरों को डराने का, दूसरों को धमकाने का, उनको शारीरिक या मानसिक कष्ट में डालने के सारे काम करने में ये लोग माहिर होते हैं। और जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हर तरह की चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। गालियाँ जो है, इनह्यूमन बिहेवियर, दयाविहीन बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव, सारी तरह की विकृतियों को वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनका केवल मात्र उद्देश्य होता है दूसरों को डराना। फिर आती है तीसरे प्रकार की, जिसको हम कहते हैं एनफोर्सिंग सैडिज्म। अब ये होता है कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के जो लोग होते हैं उनमें अक्सर देखने को मिलता है। ये वो लोग हैं जिनमें अक्सर समाज की तरफ से कुछ पावर दिया जाता है उनको, और उस पावर को वो एज ए हॉस्टिलिटी, दूसरों के अगेंस्ट में, दूसरों के विरोध में उसको यूज करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर। मतलब वो सब्लिमेटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वो पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर सारा ये हॉस्टिलिटी अपनी निकालते हैं लोगों पर और उससे आनंदित होते हैं। आपने देखा होगा कोई पुलिस है वैसे जाते किसी को थप्पड़ मार देता है, वो उसका सैडिस्टिक प्लेजर है। कोई बात करने से पहले वो पीट देता है उसको। तो ये अक्सर कौन लोग होते हैं? ये पुलिस के लोग हो सकते हैं, सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, डीन्स हो सकते हैं, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के मालिक हो सकते हैं, जजेस हो सकते हैं। यानी कि कोई भी जो समाज में अथॉरिटी की पोजीशन है उस पर अक्सर ऐसे लोग अगर पहुंच जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि सारे लोग इस तरह के हैं, लेकिन सैडिस्टिक अगर वहां पहुंच जाता है तब की ये बात है कि तब वो एनफोर्सिंग सैडिस्ट हो जाता है। वह हर कानून को बिना उसका पर्सपेक्टिव देखे वो अपने प्लेजर के लिए यूज करता है। डिफरेंस ये है, वो पिटीलेस वे में, और ये कह के कि मैं सही कर रहा हूं, राइट थिंग कर रहा हूं, और वो उन कानूनों को करते वक्त बिल्कुल मर्सीलेस है, दया से दूर है, बहुत ही कोर्स तरीके से करता है और बहुत ही बारबेरियस, बर्बर तरीके से उस कानून को लोगों पे लागू करता है। और वह लोगों को कंट्रोल करने में या पनिशमेंट देने में, सजा देने में बिल्कुल नहीं हिचकता, ऑन द नेम ऑफ, किसका नाम लेके? रूल ब्रेकर्स। ये तो कानून का ब्रेक कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, तो उनको वो अत्यधिक सजा देने में विश्वास करता है। और वास्तविकता इसको उसको प्लेजर आ रहा होता है, वास्तव में वो सैडिस्टिक है। लेकिन वो सैडिज्म जो उसका जो अब प्रकटीकरण है उसका, क्योंकि उसके हाथ में पावर आ गई है, तो वह इस तरह की बातें करके करता है। तो आप सोचें, अगर सैडिस्टिक पुलिस ऑफिसर होगा तो क्या करेगा, जज होगा तो क्या करेगा? मैक्सिमम सजा देगा। उसको हर किसी को फांसी देते हुए कोई डर नहीं है, सोच नहीं है, लंबी से लंबी सजा वो देगा। तो अपन कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्विटल माइंडेड जज है, कुछ कहते हैं ये प्रोसिक्यूटिंग माइंड के जज हैं, या डिफेंस काउंसिल हैं, या और हैं, या पुलिस वाला है, ये है।
तो फैक्चुअली स्पीकिंग उनमें एक एनफोर्सिंग सैडिज्म का कंपोनेंट रहता है और उनकी पर्सनैलिटी कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होती है और उसके कारण वो बहुत ज़्यादा बारबेरियन की तरह बिहेव करते हैं। आप इसको किसी पॉलिटिकल चीज़ से मत करिएगा, ये इंडिविजुअल लेवल पे है, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है, सामाजिक लेवल पे नहीं है ये एप्लीकेबल। ये हमेशा आप समझिएगा कि जो सैडिज्म जो है वो कि इंडिविजुअल कंडीशन है, वो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे है, वह सामाजिक लेवल पे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी समाज के सारे समाज के साथ कोई एक कड़ा कानून बना करके उसको कंट्रोल कर रहा है तो वो सैडिस्ट हो गया। नो, नॉट एट ऑल। ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में व्यवहार से है जहां उसको मौका मिल रहा है। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी, तब मिस इंटरप्रेट कर जाएंगे। यह एक व्यक्ति के पर्सनल व्यक्तित्व के लेवल पर यह सारा कुछ होता है, ये आनंद होता है उसका, न कि एक बहुत जनता के हित में आपने कोई कानून पास किया या और कुछ किया या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो नहीं। ये बहुत पर्सनल और बहुत एक व्यक्ति के अपनी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है। चौथा आता है एक्सप्लोजिव सैडिज्म। एक्सप्लोजिव सैडिज्म जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी क्या का है, से संबंधित है। अक्सर जो बॉर्डर लाइन के लोग होते हैं उनमें एक्सप्लोजिव सैडिज्म जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये लोग बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अचानक ही उनका इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाएगा, गुस्से में आ जाएंगे, चिल्लाएंगे, करेंगे, और ये फरी जो है कुछ समय तक लास्ट करेगी। हमेशा ये बड़े अनकंट्रोलेबल होते हैं, ये अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत ही अनकंट्रोलेबल होने के कारण ये इरेशनल भी हो जाते हैं। इनका अटैक बहुत फेयरसम होता है, बड़ा डरावना होता है। इनकी फीलिंग्स ऑफ ह्यूमिलेशन इतनी ज़्यादा होती हैं दैट वो दूसरे को बिल्कुल, ये मतलब आप ये विस्फोटक, ये अचानक बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं और विस्फोटक हो जाएंगे, आउटबर्स्ट हो जाएगा उनका, और दूसरे को वो सब जितने कंपोनेंट चाहिए, फियरसमनेस का, ह्यूमन फीलिंग का, ह्यूमिलेशंस का, वो सब ये तुरंत उसमें कर देंगे। उनको उसमें कोई भी अपना फोरथॉट जिसे कहते हैं कि एक पहले आदमी भूमिका बनाता है और करता है, वैसा कुछ नहीं, अचानक इनका आउटबर्स्ट हो गया। तो ये 4 प्रकार के जो सैडिज्म जो है वह कॉमन रहे। अब आता है सब क्लिनिकल सैडिज्म। सब क्लिनिकल सैडिज्म का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये DSM-3 में डाल करके, DSM-3R में डाल करके फिर वापस निकाल दिया गया, लेकिन अब फिर इसका समय आ रहा है। सैडिस्ट के नंबर बढ़ते जा रहे हैं सोसाइटी में। अब फिर सोचा जा रहा है कि इसको डाला जाए, इसका चर्चा बहुत हो रहा है, हर किताब हर जगह आपको सैडिज्म के बारे में मिलता है। तो अब उनकी कोशिश है कि ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट में सैडिज्म को डाला जाए। अभी तक उसको वो सब क्लिनिकल मानते हैं, भाई क्लिनिकल कंडीशन नहीं है। एक बार क्लिनिकल कंडीशन में आ गई थी लेकिन अब नहीं है, सब क्लिनिकल है। लेकिन अब जैसे जैसे पर्सनैलिटी ट्रेट समाज में बढ़ते जा रहे हैं, एक तरह का हम कहें अगर कि एपिडेमिक सा फैल रहा है, तो उस परिस्थिति में अब फिर उनको सोचा जा रहा है कि इसको या तो साइकोपैथी, नार्सिसिज्म, मैचिवेलिनिज्म या डार्क ट्रायड में कहीं रखा जाए।
तो इस तरह से सब क्लिनिकल स्टेज में अभी है, लेकिन कभी भी यह क्लिनिकल स्टेज में या DSM में एंट्री पा सकता है। तो यह था इन ब्रीफ अबाउट सैडिज्म, सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। फिर आगे मैं चर्चा करता रहूँगा इस पे। धन्यवाद।